नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पे, जहां पर हम बहुत अच्छे से मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई मन से कर भी रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस शुभम क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हमें क्लियर करने हैं। तो आप तैयार हो जाइए बच्चों। आज 4.3 को हम लोग समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज 4.3 समाप्त होगा और 4.4 के कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम लोग 4.3 का जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सारे क्वेश्चन आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं बच्चों। पीछे वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आज हम लोग 4.3 करने वाले हैं, जिसका 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है बच्चों। ये है 9th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, आप रेडी हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाला है आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग केवल ध्यान से इसको समझ लें, नोट्स बना लें और इसका अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित ही आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में सही करेंगे। तो दिया क्या है बच्चों, अगर आप स्टार्ट करें तो दिया है कि 2 पानी के नल हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों कि 2 पानी के नल हैं। आपके पास 2 पानी के नल हैं, एक साथ एक हौज को भरते हैं। यहां पर देखिएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये है 9 होल 3/8। 9 होल 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को 8 घंटे को भरने में, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। अ लार्जर डायमीटर टेक 10 मीटर। हाँ, बड़े, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। बड़े व्यास वाला नल जो है बच्चों, इसको काट दीजिए। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक के द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन में करेक्शन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, आप उसकी चिंता ना करें, मैंने सही करवा दिया। ध्यान दीजिएगा। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक बार देखेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, 2 पानी के नल हैं। 2 पानी के नल, जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं आपको डायग्राम की वजह से, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो मान लो कि ये टंकी है, ये टंकी है। यहां मान लो कोई नल ए है, एक नल ए है, और यहां पर मान लो कोई नल बी है, ये नल बी है। ठीक है बच्चों, 2 नल है। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। अब दोनों नल को जब पानी स्टार्ट किया जाता है, दोनों नल को पानी स्टार्ट किया जाता है बच्चों, तो टंकी को दोनों नल मिलकर एक साथ 9 सही 3/8 घंटों में भर देते हैं। बात समझिएगा, डायग्राम से थोड़ा सा एनालिसिस करिए, फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों। पहले समझने की कोशिश करिए कि एक टंकी को नल ए और नल बी दोनों जब स्टार्ट हो जाता है, दोनों जब एक साथ चालू करते हैं तो 9 सही 3/8 घंटों में भर जाता है। भर गया, 9 सही 3/8 घंटों में भर गया बच्चों। क्लियर है, भर गया। ठीक है, अब उसने एक जानकारी दी कि एक बड़े व्यास वाला नल, मतलब एक नल है जिसका माउथ, जिसका मुंह, टोटी का मुंह बड़ा है, बड़े व्यास वाला है। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा व्यास वाला है। थोड़ा डायग्राम से समझिए, अभी राइटिंग से लिख के दिखाएंगे बच्चे, पहले समझने की कोशिश करिए। और ये छोटे व्यास वाला नल है। तो इसने जानकारी क्या दी कि बड़ा व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है भरने में, अलग चालू किया जाए तो। मतलब बड़े व्यास वाला 10 घंटे पहले भर देगा, 10 घंटे पहले, मतलब 10 घंटे कम समय लेता है, और छोटा वाला 10 घंटे अधिक। कंपेयरिंग की बात हो रही है बच्चों। यानी अगर बड़े छोटे व्यास वाला नल 20 घंटे में भरेगा बच्चों, एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, 20 घंटे में अगर इस टंकी को अकेले भरता है, तो बड़ा व्यास वाला इससे 10 घंटे कम, यानी कि 10 घंटे में इसको भर देगा। बात आ गई समझ में, ये जानकारी दी है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों नल अलग अलग भरना चाहें, टंकी को अलग अलग भरना चाहें,
तो कितना समय लगेगा। तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया बच्चों। मैंने इसका एक क्वेश्चन का डिटेल आपको शेयर कर दिया है। अब हम लोग इसको राइटिंग स्किल कैसे आंसर निकालेंगे वो देखेंगे। दोबारा देख लीजिएगा बच्चों कि दोनों नल जब एक साथ भरेंगे, जब दोनों नल एक साथ भरेंगे तो 9 सही 3/8 घंटे में भर जाता है। जब बड़ा वाला व्यास अकेले बड़े वाले नल को चालू करेंगे और छोटे वाले नल को अलग अलग चालू करेंगे तो छोटा वाला ज्यादा समय लेगा, बड़े व्यास वाला नल ज्यादा कम समय लेगा। कितना कम समय लेगा? 10 घंटे कम लेगा। अगर कहने का मतलब कि अगर बच्चों ये 50 घंटे में भर दे, कल्पना करिए कि छोटा वाला नल अगर टंकी को भरने में 50 घंटे लेता है तो बड़े वाले को इस छोटे वाले से 10 घंटे कम लगेंगे, यानी 40 घंटे लगेंगे। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन का डिटेल। क्वेश्चन को एकदम तोड़ के समझ लिए हम लोग। अब हम लोग आते हैं बच्चों, इसको लगाने का प्रयास करते हैं कि आपको मैं इसको लगा के दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों, इसको मत देखिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा 9 सही 3/8। आइए, तो एक चीज और जानिएगा बच्चों कि ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हम एक और लिखते हैं, क्या? क्षमता बराबर कार्य बटा समय। हम एक छोटे से फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या क्षमता क्या है बच्चों? क्षमता का मतलब देखो मेरी इस चीज को समझना बच्चों। कार्य तो समझ गए कि कोई कार्य करना, जैसे टंकी को भरना, ये इसकी कार्य है। टंकी को भरना क्या है ये बच्चों? कार्य है। टंकी को भरना क्या है? कार्य है। समय लग ही रहा है टंकी को भरने में। 9 सही 3/8 घंटे लग सकते हैं, 10 घंटे लग सकते हैं, 20 घंटे भर सकते हैं। ये क्षमता क्या है बच्चों? क्षमता होती है ना बच्चों कि किसी भी वस्तु द्वारा, आदमी द्वारा, किसी के द्वारा इकाई अंक में, इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य मतलब कोई नल 1 घंटे में कितना भरेगा, कोई आदमी 1 दिन में कितना खाना खाएगा, कोई आदमी 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, ये उसकी क्षमता होती है बच्चों। मतलब इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य आदमी की क्षमता बताता है बच्चों। ये हो गई तो मान लो गणित की बात। मैं थोड़ा सा और इस क्षमता को और सरल करके बताता हूं बच्चों। क्षमता का मतलब आता है कि बता इफिशियंसी। जैसे मान लो यहां पे टंकी की बात कर लो कि कोई, जैसे एक बड़ा व्यास वाला नल है। आप इधर समझिएगा बच्चों, इधर समझिएगा। ये बड़ा व्यास वाला नल है, मान लो इसका बड़ा मुंह है, और ये छोटा व्यास वाला नल है, इसका मुंह छोटा है। ठीक है, तो अब बड़े व्यास वाला नल ज्यादा पानी भरेगा तो इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है क्योंकि कम समय में ज्यादा काम कर रहा है। और ये थोड़ा थोड़ा पानी देगा बच्चों, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता क्या है? कम है। तो क्षमता ही डिपेंड करती है, क्षमता से पता करता है। क्षमता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नल किस हिसाब से काम कर रहा है, उसकी क्षमता ज्यादा है कि कम। अगर क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा, अगर क्षमता कम है तो समय ज्यादा लेगा। बात आ गई समझ में? तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्षमता बराबर कार्य बटा समय। इसको जरा दिमाग में रखेंगे बच्चों तो हम क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद करना है बच्चों, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या कि क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है बच्चों। आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है? इससे भी हो जाएगा, नहीं तो हम इकाई अंक का भी इस्तेमाल करके कर लेते हैं। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को लगाना है बच्चों। अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को लगाना कैसे है। रेडी हो जाए, क्वेश्चन को लगाना कैसे है, आ जाइए। तो पहले शुरू करते हैं कि माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है। आ जाओ बच्चों। माना कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है।
ये राइटिंग स्किल है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है वो भी देख लीजिएगा। ऐसे माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है। तो ए बच्चों, तो अधिक व्यास वाला नल कितने की देर में भरेगा? तो क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि कम व्यास वाला नल जितने घंटे में भरेगा उससे 10 घंटे कम। देखना, अधिक व्यास वाला कितने समय में भरेगा? कम व्यास वाला नल जितने घंटे में भरेगा उससे 10 घंटे कम अधिक व्यास वाले को समय लगेगा। तो यहां आ जाओ, अतः बच्चों अधिक व्यास वाले को देख लेते हैं। अतः अधिक व्यास वाले नल, अधिक व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, हम ये लिखेंगे बच्चों, हौज को भरने में लगा समय। आ जाओ बच्चों, हौज को भरने में लगा समय। थोड़ा सा डिटेल लिख देना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है लगा समय। तो कितना समय लगेगा बच्चों? कम व्यास वाले से 10 घंटे कम, यानी x माइनस 10, x माइनस 10, x माइनस बच्चों 10, x माइनस 10 हो गया भाई। क्लियर है कि माना कम व्यास वाले नल को हौज को x घंटे में भर देता है, तो अधिक व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय x माइनस 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम लोग चाहें तो क्षमता निकालेंगे या एक एक घंटे का काम निकालेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। या आप ये पता करो कि एक घंटे में कम व्यास वाला कितना भरता है, एक घंटे में हम वो निकाल सकते हैं। या तो हम क्षमता निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता निकाल लेंगे। तो यहां क्षमता भी बहुत अच्छा है। तो नल ए की क्षमता और नल बी की क्षमता, फिर दोनों नल की क्षमता निकाल के हम इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेरी बात समझिएगा। तो या तो हम निकाल लें कि जैसे माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा। बात आ रही है समझ में बच्चों? ये हो जाता है हमारा। तो हम क्षमता निकाल लेते हैं। आइए हम क्षमता से सवाल कोई लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे, देखिए बच्चों, कम व्यास वाले नल की क्षमता, कम व्यास वाले नल की क्षमता। तो क्षमता का फार्मूला यही है बेटा, कार्य बटा समय। कार्य 1 है और हौज को भर रहे हो तो कार्य 1 है और समय कितना लग रहा है, x। तो हो गया उसकी क्षमता 1/x। आ जाओ, अब देखो बच्चों, अब यहां लिखेंगे अधिक व्यास वाले नल की क्षमता। अधिक व्यास वाले नल की क्षमता, तो क्षमता होती है बेटा क्या, कार्य बटा समय। तो कार्य 1 है और अधिक व्यास वाले में कितना समय लग रहा था, x माइनस 10। क्या कहते हो, बोलो, आया समझ में? क्षमता देखो, बहुत आसान कर दिया मैंने सवाल। पहले कम व्यास वाले नल को x घंटे, अधिक व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा 10 घंटे कम। ये हो गया कम व्यास वाले नल की क्षमता और ये हो गया अधिक व्यास वाले नल की क्षमता। अब हम लोग नीचे लिखेंगे दोनों नलों की क्षमता। दोनों नलों को मिलाकर क्षमता क्या होगी, दोनों नलों की कुल क्षमता, दोनों नलों की या दोनों नल की। देखते हैं बच्चों, यहां लिखेंगे दोनों नलों की संयुक्त क्षमता, मतलब मिलाकर।
दोनों नलों की मिलाकर क्षमता। देखो बच्चों, तो दोनों नलों की संयुक्त क्षमता मतलब सरकार क्षमता, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य तो यही है हौज भरने का, लेकिन दोनों नल मिलकर कितने समय में भर रहे थे, यही है 9 सही 3/8। दोनों नल टंकी को मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भर दे रहे थे। तो मिला लो 8 9 72, 72 3 75/8, 75/8 ये हो गया बच्चों। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 8 बटे कितना 75। आ गई बच्चों क्षमता। अब तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चाहो तो आप यहां पर देख लो बच्चों। यहां पर देखेंगे क्या, आप देखो यहां पर ये है कम व्यास वाले नल की क्षमता, ये है अधिक व्यास वाले नल की क्षमता, और ये है दोनों नलों की मिलाकर क्षमता। तो आइडिया लग रहा है आपको, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि सर ये कम व्यास वाले नल की क्षमता है, ये अधिक व्यास वाले नल की क्षमता है, और ये दोनों नल की क्षमता है। मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब कम व्यास वाले और अधिक व्यास वाले नल की क्षमता को जोड़ेंगे तो इन दोनों की क्षमता इसके बराबर आनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, यही तो प्रश्न है कि यही तो मैंने बताया कि ये कम व्यास वाले नल की क्षमता है, ये अधिक व्यास वाले नल की क्षमता है, और ये दोनों नलों की मिलाकर क्षमता है। तो दोनों नलों को हम जब जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, तब लिख सकते हो प्रश्नानुसार क्या भाई, हम लिख सकते हैं 1/x, और इसमें जोड़ेंगे क्या 1/x - 10, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर क्या आ जाएगा 8/75। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8/75। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8/75। बात आ गई समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। क्लियर है बच्चों, अगर हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। चले स्टार्ट करें बच्चों, आ जाइए आ जाइए, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तब अब ये आपको देखना होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब मैं इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, थोड़े से स्पेस की जरूरत है बच्चों, तो मैं यहीं पर करता हूं इसको इरेज करके। तो आप देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग बस उस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। आ जाइए, अब आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। अब हमको केवल ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा बच्चों, इधर आ जाइए। तो 1/x प्लस 1/x - 10, और यहां पर है बच्चों 8/75, मतलब 8/75। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखो तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा करेंगे x - 10, और इसका गुणा इसमें करेंगे x का गुणा इसमें करेंगे x², और x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा इसमें करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -10x। देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों 8/75, ठीक। अब इधर देखो x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x - 10, और ये क्या हो जाएगा x² - 10x बराबर ये क्या हो जाएगा 8/75। ठीक है बच्चों, बस सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, देखते रहना। अब 75 का तिर्यक गुणा ऊपर करो, इसमें ऊपर करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। तो 75 दूना 150x माइनस 75 में 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो 750। इधर आ जाओ। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 8x², और इसमें गुणा करेंगे तो 8 दहा में 80x। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब इसको देख लीजिए, नोट करते, आप वीडियो को रोक के इसको नोट्स बना सकते हैं बच्चों, ये सब वीडियो रोक के नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या है बच्चों, इधर अगर हम देखें तो अब इन सारी पक्षों को इधर पंचांतर कर दो, तो पंचांतर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये इधर आ जाएगा तो 8x², ये लिख लीजिएगा -80x, और जब वो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -150x। ये इधर आएगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +750। क्लियर है बच्चों,
प्लस 750। अब हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 8x²। अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 4 12 13 हो जाएगा, यानी 230x प्लस ये कितना हो जाएगा 750। देख लो, क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब तुम चाहो तो थोड़ा सा कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हो। जैसे अगर हम चाहे बच्चों तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2। तो 2 कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा 4x² माइनस, जब 2 से इसको भी काटोगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10 प्लस इसको भी काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, ये आ गया। अब ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब ये क्या हो गया बच्चों हमारा 4x² माइनस 115x प्लस 375। ये हम लोग का बन गया द्विघात समीकरण। ये हम लोग का क्या बन गया बच्चों, द्विघात समीकरण, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से हम तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि, हम कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे होती है बच्चों, फटाक से देख लो। सबसे पहले इसका, जैसे मैं आपको बता देता हूं गुणनखंड विधि में क्या होता है। सबसे पहले इसका और इसका हम गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए। ये आप रफ पे कहीं करेंगे, क्वेश्चन के बीच में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 375 में पहले आप 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हाथ लगा 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ लगा 3, 4 3 12 और 12 3 15, 1500 आया बच्चों। क्या आया 1500, ध्यान से सुनिएगा। 5 चौक 20 के 0 हाथ लगा 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ 2, 4 3 1500 आया। मतलब इनका गुणा करने में 1500 और बीच में क्या है 115। मतलब ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर बच्चों 1500 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 115 आ जाए। बात आ गई समझ में। ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है। ऐसी कितनी संख्या, 2 संख्या हमें ढूंढनी है कि जिनका गुणा करने पर 1500 और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 115। कैसे करते थे बच्चों, आ जाओ। बड़ी संख्या है सर, हम ढूंढ नहीं सकते, तो इसके अब तरीका आपको बताया है कि आप क्या करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इसको इस तरह से कर लेंगे 1500 और इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटो, 2 7 14, 750 में कट जाएगा। फिर 2 से काटो बच्चों, 2 3 6, 2 7 14, 375। फिर 3 से काटो, 3 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 से काट दो, 5 5 25। फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, आ गया। अब हम इसी में गुणनखंड बना, ऐसा पेयर बनाएंगे कि हमारा 115 आ जाए। ऐसा पेयर हम बनाएंगे कि हमारा कितना आ जाए 115 आ जाए। माइनस तो देखो बच्चों कैसे बचाएंगे। 25 25 तियां 75, 25 तियां 75, यही ना बच्चों, देख लो। 50 25 25 तियां 50 25 25 तियां 75। और अब देखते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20, 75 20 में 115 नहीं आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये पेयर हमारा सही नहीं है, हमें दूसरा पेयर बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ फिर से बनाते हैं, कोई दूसरा पेयर बनाते हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए 50 25 25 तियां 75, 75 दूना 150 नहीं बच्चों, बहुत बड़ा हो रहा है। अब इधर देखो 15 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 50 25 नहीं, 115 नहीं बन रहा है बच्चों। हमें इसी में से गुणनखंड बनाना है बच्चों 115 का। कोई ना कोई गुणनखंड जरूर बनेगा, आप प्रयास करते रहिए। अब जैसे हम लोग किसको बनाएं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 12 पंजे 60। हाँ ऐसे ले लो, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 और 50 25 नहीं हो पाएगा। 110 और 5, 110 और 5 आना चाहिए लेकिन वो भी नहीं आएगा बच्चों। एक सेकेंड, 50 25 25 दिया 75, 75 दूना 150 नहीं बच्चों, नहीं गुणनखंड बन रहा है। हमको ऐसा गुणनखंड चाहिए कि जो इससे बन जाए। 50 25 5 125 दिया 375,
जैसे 110 और 5 नहीं, हमें ऐसा गुणनखंड चाहिए। देखियो कहीं गलत तो नहीं हुआ, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो ठीक है, कोई ना कोई गुणनखंड हमको 115 लाना है बच्चों। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा गुणनखंड बन जाए। तो जैसे 50 25, ये हो गया 25, ठीक है। अब 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 और 25 नहीं बन रहा है बच्चों। तो हम लोग का ये गुणनखंड भी नहीं बन पाया। तो हम लोग को इसका गुणनखंड देखना पड़ेगा। एक सेकंड देखते हैं बच्चों, कोई गलत तो नहीं हुआ है, एक बार मिला लो, कोई गलत तो नहीं कर दिए हम लोग, कोई गलत तो नहीं हो गया। मिला लो बच्चों, एक सेकंड मिला लेते हैं, कोई गलत क्वेश्चन तो सही लिखे है ना। आ जाओ बच्चों, 50 25, मैंने कोई गलतियां, एक सेकंड मिला लेते हैं। यहाँ से मैंने कोई गलती नहीं की ना, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। 8 स्क्वायर 8 दहा में 80, 75 का गुणा किया, 75 दूना 150, ये इधर आया, सही है। 2 कॉमन ले लिया 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। इसका गुणनखंड होना चाहिए कुछ ना कुछ जिससे हम लोग तोड़ सके बच्चों। 115 और 400 375 का अगर हम तोड़े तो किसमें ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा, एक सेकंड बच्चों, 1500 750, ठीक है। तो 50 25, 25 पंजे 125, 50 25, 25 पंजे 125, और 3 दूनी 6 दूनी 12। नहीं बच्चों, गुणनखंड नहीं बन रहा है। हम लोग इसको गुणनखंड नहीं बना रहे, लगता कॉमन लेने से कुछ दिक्कत हो गई है, गुणनखंड नहीं बन रहा है। हम लोग दूसरा देखते हैं बच्चों। आ जाइए, यहां पर कोई गुणनखंड बन नहीं पा रहा है इस विधि, बनना चाहिए था लेकिन बन नहीं पा रहा है। एक सेकंड, हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की है बच्चों। क्वेश्चन भी हम लोग का एकदम राइट है, क्वेश्चन भी हम लोग का क्या एकदम राइट ही है। आइए, यहां पर मैंने कॉमन लेके छोटा किया है। आप कॉमन ना लो बच्चों, इसमें पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप यहीं पर ही पेयर बना दो। आ जाओ, इसी का पेयर बना दो। इसी का अगर हम लोग डायरेक्ट पेयर बनाते तो भी बन जाता है। देखो बच्चों, उसमें पेयर नहीं बन पा रहा है तो हम इसी में पेयर बना लेते हैं। 0, ये 8x स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको देखें बच्चों, इसको अगर हम देखें तो भी हम लोग इसका पेयर बना सकते थे, लेकिन इसका अगर हम लोग पेयर बनाएं तो 25 और 230 आना चाहिए था हम लोग का। 25 और 30 15, 25 और 30 से गुणनखंड बना के हम लोग बना सकते हैं। देख लेते हैं बच्चों, हम लोग बना सकते हैं। इसमें इसको तोड़ दो, एक हो जाएगा 200x और ये हो जाएगा मेरा 30x और ये हो जाएगा मेरा 750। इसका बन जाता है बच्चों, इसमें तो बन गया 200 और 30x में, क्योंकि 230 करोगे, 200 में 30 जोड़ोगे 230 और 230 का गुणा करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा जो 8 और 750 का गुणा करने पर आता है। कॉमन लेने पर भी आना चाहिए था बच्चों, वहां पे आ जाइए, कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये रहा गुणनखंड। तो अब चाहो तो तुम इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो पहली बार तुम चाहो तो 8x कॉमन ले लो, 8x को कॉमन ले लो तो x बाहर आ जाएगा। जब 8 से इसको काटोगे बच्चों ना, अगर हम 8 से इसको काटेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे, 200 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 25 बार में कट जाएगा बच्चों, 25 बार में, तो 25 बार में कट गया। अब यहां -30 कॉमन ले लो तो x माइनस 25 बार में कट गया। फिर 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 25, एक मिनट बच्चों, हाँ, ये हो जाएगा x माइनस 25, 0 आपका इस साइड है, x माइनस 25 बराबर 0, और यहां हो जाएगा 8x माइनस 30। अगर अलग से दिखाओगे तो x माइनस 25 आ जाएगा, और इसको दिखाओगे तो x माइनस 30/8, तो इसको हटा देना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। यानी जो प्रत्येक नल होगा, जो छोटा वाला नल होगा, जो बड़े कम हौज वाला, वो 25 घंटे में भरेगा,
और बड़ा वाला 10 घंटे कम कर दो, यानी 15 घंटे में भरेगा बच्चों। ये है क्वेश्चन का आंसर। ये है क्या क्वेश्चन का आंसर, ये है हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? हो गया बच्चों? देख लीजिएगा। तो वहां पर जब हम लोग कॉमन ले रहे थे ना, तो वहां पर भी स्प्लिट नहीं हो रहा था, लेकिन होगा बच्चों। हमने लगा कि हम लोग ने कोई गलती की होगी, तो इसलिए मैंने कॉमन हटा के वापस कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर भी स्प्लिट करेंगे तो कोई ना कोई होगा जरूर, उसमें फैक्टर बन जाता है। तो आइए, आपको पहले मैंने इसी विधि से करा दिया, आप जरा कॉमन लेके आप ट्राई करिएगा, उसमें भी आपका स्प्लिट जरूर होगा। तो ये इस तरह से आंसर आ गया 25 घंटे और 15 घंटे। तो ये था क्वेश्चन। चलिए, आप तैयार हो गए हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसको भी देख सकते हैं। दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, मध्य के स्टेशनों को ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक बनाया था बच्चों, एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। तो आइए, अब ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाया है। मैं बता दूं कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दी गई है 132, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 132। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस है यानी स्पीड में चलेगी, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी एक्सप्रेस की स्पीड ज्यादा है, सवारी की स्पीड कम है। ठीक है भाई, स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं रखना है, तो यदि एक्सप्रेस की रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। आ जाओ भाई, कुछ नहीं करना है बच्चों, हम लोग सीधा हल करना शुरू करते हैं। आ जाइए। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, ये सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गई। अब हमारे पास एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। तो देखो बच्चों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल होगी वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक होगी, यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गया बच्चों? ठीक है, अब यहां लिखेंगे यात्रा की कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी देखिए दिया हुआ है 132 किलोमीटर। अब आइए 132 किलोमीटर, कुछ नहीं करना है बच्चों, अब आ जाओ। अतः सवारी गाड़ी से यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बच्चों समय बराबर क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले से अगर हम समय निकाल लें तो समय बराबर भी आप बता सकते हो बच्चों, क्या कि समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखो समय पूछा है तो दूरी कितनी है? 132, और सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? x, यानी इतने घंटे लगेंगे बच्चों। क्लियर हो गया?
पहले हम लोग डिटेल क्लियर कर रहे हैं, डिटेल शेयर कर रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गया, देख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, अब कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो भाई लिख लो बच्चों एक्सप्रेस रेलगाड़ी से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा में लगा समय, यात्रा से में लगा समय, फिर वही दूरी बटा चाल 132, चाल कितनी है एक्सप्रेस की, x + 11 आवर। हो गया बच्चों। तो देखो अब मैंने पूरी भूमिका बना दी कि क्या भाई, अब आपको जरा ध्यान से देखना है, समझ लो बच्चों, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x थी, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो होगी वो 11 किलोमीटर अधिक होगी, तो x + 11 लिख दिया बच्चों। अब इधर देखो, यात्रा की कुल दूरी 132 है, तो सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय इतना होगा, समय बराबर आपको मालूम है दूरी बटा चाल, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, यात्रा में लगा समय क्या होगा, 132 बटा x + 11 दूरी बटा चाल। अब प्रश्न कहता है कि एक्सप्रेस वाली जो रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी ये 1 घंटे कम समय लेती है, मतलब ये 1 घंटे कम समय लेगी बच्चों, ये एक्सप्रेस वाला 1 घंटे कम समय लेगी और ये 1 घंटे ज्यादा, मतलब आपको देख लीजिएगा एक्सप्रेस वाले में बच्चों इस वाले टाइम में 1 घंटा कम है, 1 घंटा कम समय लेगी। तो अगर हम लोग इस पे चर्चा करें बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लीन करके दिखा देता हूं, यहां पर देखिएगा, तो कहने का मतलब ये 1 घंटा कम लेगा, तो यानी बच्चों 132 x + 11 में से जब ये कम समय वाला घटाएंगे 132 में से x, तो 1 घंटे आएगा। क्लियर है, बात समझिएगा। कह रहा है कि ये सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस वाली गाड़ी को 1 घंटे कम लगता है, मतलब अगर एक्सप्रेस वाली गाड़ी को मान लीजिए कि एक्सप्रेस वाली गाड़ी को 10 घंटे लगता है, तो इसको कितने घंटे लगेगा, 9 घंटे। अगर एक्सप्रेस गाड़ी को 11 घंटे, सॉरी उल्टा हो गया बच्चों, एक्सप्रेस वाली गाड़ी को 1 घंटे कम समय लगता है, मतलब इसको अगर 10 घंटे लगता है तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। तो आप ये क्वेश्चन भी उल्टा हो जाएगा, अगर इसको 11 घंटे लगते हैं तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। बात समझ रहे हो कि नहीं, एक्सप्रेस वाली गाड़ी को 1 घंटा कम लगता है और इसको 1 घंटा ज्यादा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को हम घटा देंगे। तो आइए एक यार इसको लिख लीजिएगा, मैं इसका इक्वेशन बना देता हूं, देखिए। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग हल करेंगे बच्चों, अब अगर हम लोग हल करेंगे तो कहता है कि क्या, कि सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी कितना समय ले रही थी, 132 बटा x, और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय ले रही थी, 132 x + 11, ये 1 घंटे ज्यादा ले रही थी, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 1 घंटे आएगा बच्चों। अब हल कर दो, 132 कॉमन ले लो, 132 कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा 1/x, यहां हो जाएगा x + 11, यहां हो जाएगा 1, तिर्यक गुणा कर दो, 132 इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों x + 11, इसका गुणा करेंगे -x, इसका गुणा करेंगे x + 11, और ये हो जाएगा 1, x से x कट गया बच्चों, आपने इसको लगाया है। अब क्या करेंगे, चाहो तो 132 का अंदर गुणा कर दो बच्चों, और इसको देखिएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x² और 11x, जल्दबाजी नहीं बच्चों, नहीं गलत हो जाएगा। 132 का 11 में गुणा कर दो, तो 132 में अगर हम लोग 11 का गुणा कर दें, यहां पर 132 में 11 का गुणा कर लेंगे तो 1452, 1452, और इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x² + 11x, ये इधर उड़ के आएगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा x² + 11x - 1452। अब गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, गुणनखंड करने की विधि देखते हैं इस बार, इसको पकड़ो, 1452, 1452 काटो, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, यही ना बच्चों। देखिए अगर हम इसको काटे तो 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14,
फिर पहले काटिएगा, सही नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। फिर 2 सत्ते 14, अगर हम लोग देखेंगे 2 सत्ते 14 आ गया, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, ठीक है बच्चों, कट गया। फिर अगर हम लोग बात करें तो किससे काटेंगे इसको हम, अगर हम लोग इसको काटे, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से, 6 से, 7 से भी नहीं कटा, 11 से काट दो, 11 तिया 33, या 3 से कट सकता था ना, 6 3 9 3 12, रुक जाओ बच्चों, अभी ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एक कम 3 3, फिर ये 11 से कट जाएगा, आ जाओ, ठीक है, कट गया। अब पेयर बनाओ, 11 तिया 33 और 11 दूना 22 दूना 44, तो बन गया 44 और 33, 44 में से 33 जाएगा 11, सही है बच्चों। तो 2 अंक मिल गए हमको, 44 और 33, तोड़ दो इसी में, 0, ये हो जाएगा 44x, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 14 52, कॉमन ले लो बच्चों। अब आपको पता है कि क्या क्या करना होता है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 44 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44, फिर कॉमन ले लो बच्चों तो x प्लस 44, और यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 11, ठीक है भाई। अब हम लोग दिखाएंगे क्या, एक बार अगर बच्चों 0 दिखाएंगे, इधर देखिएगा, एक बार x प्लस 44 बराबर 0 दिखाओगे तो x का मान माइनस 44, कई बार हम लोग कर चुके हैं बच्चों, x बराबर x माइनस 11, x माइनस 11 बराबर 0 दिखाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, यही ना। गलती हो गई बच्चों, यहाँ 33 रहेगा, क्या हो गया जल्दबाजी में, ये 33 है, 33 है बच्चों, ये 33 इधर आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 33। इधर देख लीजिएगा, 11 को तोड़ेंगे तो 44 और 33 में तोड़ेंगे ना बच्चों, तो यहाँ एक छोटी सी गलती होगी, मैंने जल्दबाजी में 11 लिख दिया, 44 में 33 को तोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 को जब तोड़ेंगे तो 44 और 33 में, 44 में से 33 गया 11, अब यहाँ कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, यहाँ 33 कॉमन लेंगे तो 33 कॉमन लेंगे 44 बचेगा, तो फिर x बटे x प्लस 44 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 33, x को एक बार 0 दिखाएंगे तो माइनस 44, ये मत लेना, माइनस वाला मत लेना, x माइनस 33 बराबर 0, तो यानी x बराबर 33, यानी रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, आराम से निकाल सकते। क्लियर है बच्चों, आ जाइए। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके पूरा लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, A to Z समझ लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। अब हम लोग इसका ना आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2 वर्गों का योग, हाँ आखिरी क्वेश्चन ये रहा, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था। ये आ जाओ, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कर। तो इसको अगर देख ले बच्चों, अगर हम इसको अगर आपको बताएं तो आप इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए कि अब हमारे पास क्या बचा है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये रहा, तो आप जरा पहले इस क्वेश्चन को देख लें बच्चों। हाँ ये रहा क्वेश्चन, दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468। तो जैसे चित्र से समझ लो बच्चों, ये मान लेते हैं कि हमारे पास वर्ग है, ये हमारे पास क्या है, वर्ग है। इधर देखिए, ये हमारा वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो एक वर्ग नहीं है बच्चों, 2 वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा x है तो इसकी भुजा y है, तो दोनों के वर्ग, इसका वर्ग होगा x स्क्वायर और इसका वर्ग होगा y स्क्वायर, और दोनों के वर्गों का योग यानी जोड़ने पर कितना आ गया, 468। एक समीकरण बन गया। डायग्राम से समझिएगा,
अब कह रहा है इनके परिमाप, तो ये बच्चों परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो इसका परिमाप होगा 4x, इसका परिमाप होगा 4y, और दोनों के वर्गों का परिमाप का अंतर कितना है 24। तो बन गया समीकरण, बन गया कि नहीं बच्चों। तो ये आपको चित्र से समझा दिया, इसको हम लोग को अब लिख के करना है बच्चों। तो आइए हम लोग कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। हम लोग इसको लिख के करते हैं, तो ऐसे कैसे करेंगे आइए इधर देख लीजिए। तो माना एक वर्ग की भुजा x है और एक वर्ग की भुजा y है। शुरू करते हैं बच्चों। माना एक वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या ले लेना बच्चों y मीटर। ठीक, अब क्या होगा प्रश्नानुसार, देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा x है, तो इसी के आगे हम लिख सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, इसका परिमाप हो जाएगा 4x, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसी के आगे भी लिख सकते हो, परिमाप क्या हो जाएगा 4y, और प्रश्नानुसार इनके परिमाप का अंतर 4x माइनस 4y कितना दे रखा था बच्चों 24। 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना 24, 4 से 24 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। अब इसी के आगे लिख सकते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसका होगा वाई स्क्वायर। तो आप यहां प्रश्नानुसार फिर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, आप समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, एकदम सिंपल है भाई। एक वर्ग की भुजा x है तो परिमाप 4x होगा, एक वर्ग की भुजा y है तो परिमाप 4y होगा। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर 24 है, 4 कॉमन लिया, x y माइनस बराबर 6 लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर, और बोला है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग 468 है। कितना है बच्चों 468 हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इधर देखो, ये वाला समीकरण देखना बच्चों, ये वाला समीकरण, इसको जरा देखिएगा। ये x माइनस वाई बराबर 6 है, तो तुम क्या करो, ये माइनस वाई उड़ा के इधर लेकर आ जाओ, पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई। अब इसी का मान हम यहां पे रखेंगे, तो x का मान रख दो बच्चों, तो x का मान रखोगे तुम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो अब इसका द्विघात, अब ये पूर्ण वर्ग लगा दो, पूर्ण वर्ग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 दूनी 12y प्लस y का स्क्वायर प्लस ये भी y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 468। अब इधर देखो, ये हो जाएगा 36 प्लस 12y, और y जुड़ के क्या हो जाएगा बच्चों 2y स्क्वायर बराबर 468। अब थोड़ा अच्छे से क्रम से लिख देते हैं, पहले लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस लिख देंगे 12y प्लस लिख देंगे 36, और ये 468 को इधर लेकर आ जाओ, माइनस 468 बराबर 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों, इधर आ जाओ। अब इधर देखना 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब ये 468 में से 36 को घटा दो, तो 8 में से 6 गया बच्चों 2, और ये 6 में से 3 जाएगा 3, तो 432 बराबर 0। ये आपका बन गया क्या द्विघात समीकरण, जिसका गुणनखंड करके तुम सवाल को लगा सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका गुणनखंड करके आंसर लगा दोगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा बच्चों, इसका गुणनखंड करके आप उत्तर कमेंट करिएगा, आप इसका हल करके उत्तर मैसेज बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसको हम पढ़ने के बाद बताएंगे कि हाँ बच्चों ने सही किया है कि गलत, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं बच्चों। अब ये गुणनखंड आपको करना है, इस क्वेश्चन का गुणनखंड आप मध्य पद विभक्त विधि से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, एक बार जरूर करिएगा, मैंने समीकरण आपको बना के दे दिया है। क्लियर है बच्चों? तो आज इस तरह से हम लोग 4.3 को समाप्त कर दिए बच्चों। 4.3 का एक एक क्वेश्चन एकदम आपके स्क्रीन पर कराया गया है, इसी क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है अपने विद्यार्थियों पर कि वो इस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। तो अब अगली जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है ना बच्चों, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.4। अगर आप देखेंगे ना तो अगली एक्सरसाइज जो आपकी स्टार्ट होने वाली है ना बच्चों, वो है आपकी 4.4। इधर आ जाओ। अब इसके बाद जो आपको स्टार्ट करना है ना बच्चों, वो आपका है 4.4। 4.4 ये देखिए आपके स्क्रीन पे। अब अगला एक्सरसाइज जो स्टार्ट होने वाला है बच्चों, वो है 4.4। इसने क्या किया है कि अब हम लोग को पहले 4.4 देख लेना है कि 4.4 में करना क्या है बच्चों, जरा देख लीजिए। 4.4 हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि 4.4 में आपको करना क्या है। कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति या हो तो उसके मूलों का अस्तित्व क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये 4.4 से करना है बच्चों। तो अगले एक्सरसाइज वीडियो में हम लोग 4.4 स्टार्ट कर देंगे। आज 4.3 को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया बच्चों। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर सारी चीजें अच्छी रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।